प्राचीन ग्रीस और रोम में गुलामी, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? लेकिन इतिहासकारों के लिए इसे परिभाषित करना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर गुलामी का असल मतलब क्या था। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम गुलामी के मूल विरोधाभास को समझेंगे। फिर देखेंगे कि प्राचीन काल में इसे सही कैसे ठहराया जाता था। इसके बाद, और ये बहुत दिलचस्प है, हम आधुनिक इतिहासकारों के बीच की बड़ी बहसों में उतरेंगे और आखिर में उन एनालिटिकल टूल्स यानी विश्लेषणात्मक उपकरणों को समझेंगे जो इस जटिल विषय को समझने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सवाल से। वो क्या चीज थी जो किसी इंसान को एक गुलाम बना देती थी? और इस सवाल की जटिलता को महान इतिहासकार एम.आई. फिनले ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, गुलामी कानून के स्तर पर सबसे सरल श्रेणियों में से एक प्रतीत होती है, फिर भी यह पुरातनता की सामाजिक और विश्लेषणात्मक तस्वीर में किसी भी अन्य संस्था की तुलना में अधिक जटिलता पैदा करती है। देखिए, यही वो मूल विरोधाभास है। कानूनी तौर पर एकदम सिंपल, पर सामाजिक तौर पर उतना ही जटिल। गुलामी को समझने के लिए इस तनाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इतनी जटिल संस्था की शुरुआत हुई कहां से? चलिए इसकी जड़ों में चलते हैं और उन तर्कों को देखते हैं जो प्राचीन समाज गुलामी को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, इतिहासकार गेर्डा लर्नर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत देती हैं। उनका मानना है कि गुलामी का जो खाका है, जो टेम्पलेट है, वो पितृसत्तात्मक परिवार के ढांचे से आया। मतलब जिस तरह एक पुरुष मुखिया की पोटेस्टास यानी शक्ति अपने घर के लोगों पर होती थी, ठीक वही मॉडल, वही आइडिया बाद में परिवार से बाहर के लोगों को गुलाम बनाने का आधार बन गया। अगर कानूनी नजरिए से देखें, खासकर रोमन कानून में, तो परिभाषा बहुत ही सीधी और सच कहूं तो क्रूर थी। एक गुलाम लीगली इंसान था ही नहीं, वो एक रेस था, यानी एक चीज, एक वस्तु, एक ऐसी संपत्ति जिसे आप फर्नीचर या मवेशियों की तरह खरीद बेच सकते थे, विरासत में दे सकते थे। जरा सोचिए, किसी इंसान को कानूनी तौर पर एक वस्तु कह देना, ये कितना अमानवीय था। और फिर इसे सही ठहराने के लिए महान दार्शनिक अरस्तु ने एक बहुत ही प्रभावशाली तर्क दिया। उन्होंने दो बातें कहीं, इसे समझिए। पहला, उन्होंने कहा कि गुलाम सजीव उपकरण है, मतलब लिविंग टूल्स, जो समाज के कुलीन वर्ग के लिए जरूरी हैं ताकि वो लोग राजनीति और दर्शन जैसे ऊंचे कामों पर ध्यान दे सके। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग प्रकृति से ही गुलाम होते हैं, मतलब वो बने ही शासित होने के लिए हैं, शासन करने के लिए नहीं। और ये विचार सदियों तक गुलामी को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होता रहा। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आधुनिक इतिहासकार इस बात पर बहुत बहस करते हैं कि दास समाज या स्लेव सोसाइटी, इसका असल मतलब क्या है। हम किसी समाज को स्लेव सोसाइटी कब कह सकते हैं? और ये हमें इतिहास लेखन की एक बड़ी बहस पर ले आता है। किसी समाज को दास समाज कहने के दो मुख्य तरीके सुझाए गए हैं। एक तरफ है कीथ हॉपकिंस, जो एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी समाज की आबादी का कम से कम 20% हिस्सा गुलाम है, तो वो एक दास समाज है, सीधी सी बात। लेकिन दूसरी तरफ है एम.आई. फिनले, जो एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं। उनका तर्क है कि संख्या से ज्यादा जरूरी ये है कि समाज में दासों का सामाजिक और आर्थिक स्थान क्या है। क्या समाज का एलीट क्लास, जो शासक वर्ग है, अपनी दौलत और रुतबे के लिए पूरी तरह से गुलामों के श्रम पर निर्भर है? ये है असली सवाल। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो कीथ हॉपकिंस का तर्क काफी मजबूत लगता है। यहां देखिए, एथेंस में लगभग 30% आबादी गुलाम थी। रोमन इटली में शुरुआत में ये 15% के आसपास थी, लेकिन ईसा पूर्व पहली सदी तक ये बढ़कर लगभग 35% हो गई। तो हॉपकिंस के 20% वाले पैमाने के हिसाब से ये समाज साफ तौर पर दास समाज थे। लेकिन फिनले ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। उनके लिए असली मुद्दा प्रतिशत नहीं था। असली मुद्दा ये था कि क्या शासक वर्ग का पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा गुलामों के श्रम पर टिका था। मतलब क्या गुलाम उस समाज की नींव थे जिस पर पूरी इमारत खड़ी थी? अगर हाँ, तो वो एक दास समाज है, चाहे प्रतिशत कुछ भी हो। चलिए अब इस बहस को अर्थशास्त्र और जनसंख्या से थोड़ा हटकर देखते हैं। अब हम एक अलग, ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। गुलाम बनाए जाने का जो समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अनुभव था, वो कैसा था?
और इस अनुभव को समझाने के लिए समाजशास्त्री ऑर्लैंडो पैटरसन ने एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द दिया, सोशल डेथ यानी सामाजिक मृत्यु। उनके अनुसार गुलामी सिर्फ आज़ादी की कमी नहीं है, ये एक इंसान को उसके सभी सामाजिक बंधनों से, उसकी विरासत से, उसकी पहचान से हिंसक रूप से अलग कर देने की प्रक्रिया है। ये एक तरह की सामाजिक मृत्यु है। पैटरसन का तर्क है कि ये सामाजिक मृत्यु 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, जन्मजात अलगाव, मतलब गुलाम का अपने परिवार, अपने पूर्वजों से कोई कानूनी रिश्ता नहीं होता। दूसरा, मालिक की पूरी ताकत, मालिक का गुलाम के शरीर, उसके श्रम, उसके पूरे अस्तित्व पर पूरा कंट्रोल होता है। और तीसरा, सामान्य अपमान, गुलाम को समाज में सबसे नीचे का दर्जा दिया जाता है, उसे किसी भी तरह के सम्मान या प्रतिष्ठा से वंचित कर दिया जाता है। ये तीनों मिलकर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान को सिस्टमैटिक तरीके से मिटा देते थे। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इतिहासकार कीथ ब्रैडली ने गुलाम बनाए जाने के गहरे मनोवैज्ञानिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पर जोर दिया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अनुभव में एक मौलिक टूटन कहा। आज़ादी, परिवार, अपनी पहचान, इन सब का एक झटके में छिन जाना, ये किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह से बिखेर देता था। तो अब हमारे पास कानूनी परिभाषा है, आर्थिक बहस है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी है। सवाल ये है कि हम इन सबको एक साथ कैसे ला सकते हैं, एक पूरी तस्वीर कैसे बना सकते हैं। यहाँ एमआई फिनले का एक और महत्वपूर्ण विचार काम आता है। उन्होंने कहा कि हमें समाज को सिर्फ 2 हिस्सों में, गुलाम और आज़ाद में नहीं देखना चाहिए। ये बहुत सरल है। इसकी जगह हमें स्थितियों के एक स्पेक्ट्रम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब परतंत्रता या डिपेंडेंसी का एक पूरा पैमाना था, जिसके एक चरम छोर पर वो चैटल स्लेव या संपत्ति जैसा गुलाम था जिसकी कोई पहचान नहीं थी। तो कुल मिला के बात यह है कि प्राचीन गुलामी को समझने के लिए हमें इसे किसी एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही जटिल संस्था थी जिसे कानून, आर्थिक कार्य और सामाजिक अनुभव, इन तीनों दृष्टिकोणों को मिलाकर ही समझा जा सकता है। तभी हमें इसकी पूरी और असली तस्वीर दिखाई देगी। चलिए, अब इन सब विचारों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ सवालों पर विचार करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक गुलाम की रेस यानी एक वस्तु के रूप में जो कानूनी परिभाषा थी, वो इस हकीकत से कैसे टकराती है कि गुलाम आखिरकार एक इंसान भी था। दूसरा सवाल, दास समाज की कौन सी परिभाषा हॉपकिंस की क्वांटिटेटिव यानी 20% वाली या फिनले की क्वालिटेटिव यानी सामाजिक स्थान वाली एक इतिहासकार के लिए ज्यादा उपयोगी है और क्यों? और हमारा आखिरी सवाल, ऑर्लैंडो पैटरसन की सामाजिक मृत्यु की जो अवधारणा है, वो गुलामी से होने वाले नुकसान के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलती है? ये कैसे दिखाती है कि गुलामी सिर्फ जबरदस्त मजदूरी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और विनाशकारी चीज थी।